चुनाव आयोग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, हम अभी जितने भी हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड मैंने कुछ आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए फटाफट। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होना चाहिए, कितना निर्धारण किया गया है? ये सही बात, एकदम सही आपका सवाल का आंसर है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये उनका क्या है, कार्यकाल। दूसरा क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री ए, राष्ट्रपति संसद की सहमति से बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री। अभी आपके सामने मैंने चुनाव आयोग के हटाने की प्रोसेस का वर्णन किया था, समझाया था। आप लोगों के आंसर देने के तरीके से पता चल रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। आंसर होगा बी, राष्ट्रपति संसद की सहमति से। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के सदस्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइए। ये क्वेश्चन, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, जनता, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग अपना पद इस्तीफा किस सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो चुनाव आयोग जो होगा अपने पद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेगा। पर इनडायरेक्टली किसके प्रति है? डायरेक्टली राष्ट्रपति के प्रति है और इनडायरेक्टली संसद के प्रति है। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमें। और इसमें थोड़ा तार्किक आप आंसर दे सकते थे कि भाई चुनाव जो व्यक्ति जिसकी नियुक्ति कर रहा है, बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी नियुक्ति कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बड़े के ऊपर रहेगी ना। उसी को रिपोर्ट दे रहा है, वही उसको पद से हटा रहा है। पद से हटाने में भी प्रोविजन है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको पद से हटाएगा। तो कौन हटा रहा है? राष्ट्रपति। सिफारिश भले संसद कर रही है, पर हटाने की ताकत किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो हमें देखना है, यदि हम तार्किक रूप से सोचते हैं तो हम इसका आंसर क्या लगाते हैं? राष्ट्रपति। संसद नहीं होगा इसका आंसर। डायरेक्टली राष्ट्रपति होगा, इनडायरेक्टली संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति, इसलिए इनडायरेक्टली है। परंतु जिम्मेदारी किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का कार्यकाल सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। भाई क्या कारण है कि चुनाव आयोग का कार्यकाल सुनिश्चित हो? 6 वर्ष और 65 साल। पहला क्वेश्चन, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना, कार्यपालिका स्वतंत्र सुनिश्चित करना, सी है राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाना, डी है संसद की शक्तियां सीमित करना। क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, आपका आंसर सही है। कार्यपालिका से स्वतंत्र सुनिश्चित करना, क्योंकि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और संवैधानिक रूप से सतर्क से इसलिए बनाया गया है कि कार्यपालिका इसमें हस्तक्षेप ना करे। किंतु वर्तमान में चुनाव आयोग की परिस्थिति जो कुछ चीज़ों पे संदिग्धता पाई जा रही है, और इसको राष्ट्र ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि इसमें कार्यपालिका के कहने पर ये कार्य कर रहा है। चलो, अब सबके अपने अपने आरोप है, सिद्ध होंगे उसके बाद ही हम कह पाएंगे, इसलिए हम किसी पे अब टीका टिप्पणी नहीं करते। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग किस चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार है? नंबर 1, केवल लोकसभा राज्यसभा के चुनाव, केवल विधानसभा के चुनाव, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, केवल पंचायत चुनाव। मैंने तुमसे बताया था कि जो आर्टिकल 326 है उसमें क्या लिखा गया है कि चुनाव बहस मताधिकार पर लोकसभा विधानसभा का चुनाव करवाएगा, प्लस साथ में ही राज्यसभा, विधान और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करता है, का आयोजन कौन करवाता है? चुनाव आयोग। यह संसद से तात्पर्य है लोकसभा, संसद से तात्पर्य है लोकसभा प्लस राज्यसभा, विधानमंडल से तात्पर्य विधानसभा प्लस विधान परिषद, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करा रहा है? चुनाव आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? उसके वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय होते हैं, उसके वेतन भारत की संचित निधि से लिया जाता है, उन्हें प्रधानमंत्री की सहमति से हटाया जा सकता है, उन्हें राष्ट्रपति बिना कारण हटा सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा? सी आंसर कैसे हो सकता है? आपने क्या तर्क लगाया इसमें? उन्हें प्रधानमंत्री की सहमति से हटाया सकता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है आपको? मैंने तो ये पढ़ाया था कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। अभी ये क्वेश्चन डिस्कस किया आपके सामने, इससे पहले वाला।
हाँ, तो अन्य चुनाव आयोग को मुख्य चुनाव आयोग की सिफारिश पढ़ाया जाता है ना कि प्रधानमंत्री की सिफारिश। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है। उसका प्रावधान ये है, मैंने बताया था कि उसका वेतन भारत की संचित निधि से बाधित किया जाता है, ताकि उसमें संसद में मतदान नहीं किया जाए। चर्चा हो सकती है संसद निधि में, संचित निधि पर जो भी वेतन भारित होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, केग हो, चुनाव आयोग हो इत्यादि, उन पर चर्चा हो सकती है, परंतु उसमें मतदान नहीं हो सकता। यही मैंने आपसे चर्चा की ना। चर्चा होना अलग बात है, मतदान अलग। चर्चा कर लिया आपने, जैसे मान लीजिए है मैंने आपने किसी व्यक्ति की जो सैलरी है, मेरी सैलरी पे आपने चर्चा के लिए सर की सैलरी इतनी होगी, काका का जो भी होगी, परंतु क्या मेरी सैलरी को आप चर्चा करने के दौरान कम कर सकते हो? नहीं, जब तक कि आपको मतदान का अधिकार ना हो। मतदान में मान लीजिए कोई संसद ने प्रस्ताव लेके आया, संसद में कोई सदस्य कि चुनाव आयोग की वेतन वर्तमान 2 लाख से कम करके, मान लो 2 लाख सैलरी है तो उससे कम कर 1 लाख कर दी जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके वेतन बढ़ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ये आपको मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसी प्रकार यदि मतदान के लिए इसको रख दिया जाएगा तो कोई व्यक्ति प्रस्ताव ला जाएगा और पास हो गया तो कम हो जाएगी सैलरी, इसीलिए उसको वेतन संचित निधि से दिया जाता है और उसमें मतदान नहीं हो सकता। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के संदर्भ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता कब लागू होता है? पहला ऑप्शन ए, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद। दूसरा, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद। चुनाव कार्यक्रम घोषित के साथ। नामांकन पत्र भरने के साथ। मैंने बताया था कि चुनाव आयोग जो आचार संहिता लगती है वो चुनाव कार्यक्रम, जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए उसके तत्काल उसी क्षण क्या हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। मान लो अभी चुनाव आयोग ने 1 घंटे पहले किसी राज्य की एक विधानसभा के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किए, तो तत्क्षण जैसे ही कार्यक्रम घोषित होगा उसी समय क्या लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है। भारत में बहुसदस्यीय चुनाव आयोग की शुरुआत कब हुई थी बताइए? मैंने बताया था कि 25 जनवरी 1950 को। 1950 पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1962, 1989, 1990। वेरी गुड। क्या आंसर आएगा इसका? 1990। आपसे मैंने चर्चा की थी कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार जी बने थे सेन। और 1950 से लेकर 1989 तक एकल सदस्य चुनाव आयोग था। उसके बाद में 1989 में 3 सदस्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, तो 1990 एक साल बाद फिर पुनः एक सदस्य चुनाव आयोग बना दिया गया। उसके बाद में पुनः 1993 को 30 सदस्य निकाय प्रथम बार पूछा गया तो 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ था, चुनाव आयोग 3 सदस्य बनाया गया था। वेरी गुड। आपके आंसर लगभग आपके एक्यूरेसी 90% है, मतलब आपने पूरे टॉपिक को सही से सुना और सही से समझा, इसके लिए तारीफ के काबिल हो आप। वर्तमान चुनाव आयोग कितने सदस्य हैं? अभी मैंने बताया कि वर्तमान चुनाव आयोग 3 सदस्य है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? नंबर 1 है प्रधानमंत्री, नंबर 2 है राष्ट्रपति, नंबर 3 है संसद, नंबर 4 है लोकसभा अध्यक्ष। वेरी गुड, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर चुनाव आयोग नियुक्ति करता है? वर्तमान में 2023 के अधिनियम के बाद में नियुक्ति समिति, उस समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, एलओपी लोकसभा में विपक्ष का नेता प्लस केंद्रीय मंत्री। तो के तीनों की सिफारिश पर कौन इसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी पदमुक्ति करता है, परंतु सिफारिश संसद की होनी चाहिए। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग को हटा सकता है। चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? चुनाव तिथि का तय करना, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, चुनाव में राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची तैयार करना। मैंने आपको बताया चुनाव आयोग का कार्य क्या क्या है। चुनाव तिथि तय करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, मतदाता सूची तैयार कर, परंतु चुनाव आयोग चुनाव क्षेत्र का निर्धारण नहीं करता है। इसका निर्धारण परिसीमन आयोग करता है, जो मैं तुम्हें संसद में बताऊंगा परिसीमन आयोग क्या होता है। ठीक है, 2026 में पुनः परिसीमन होने वाला है, तो परिसीमन आयोग निर्धारित करता है चुनाव का कार्य, सॉरी जो क्षेत्र है वो। तो चुनाव आयोग क्या निर्धारित नहीं कर सकता? चुनाव क्षेत्र का निर्धारण नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा चुनाव क्षेत्र का निर्धारण नहीं कर सकता। चुनाव आयोग की शक्तियों का स्वरूप कैसा है? केवल सलाहकारी, केवल कार्यकाली, अर्धन्यायिक,
राजनीतिक। चुनाव आयोग को कुछ मामलों में न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई, कुछ मामलों में प्रशासनिक शक्तियां भी है। तो इस हिसाब से उसको क्या दी गई है, अर्ध न्यायिक शक्ति, मतलब कि वो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उनकी सुनवाई करता है। प्लस चुनाव आयोग किसी उम्मीदवार को आयोग घोषित करना है तो राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल को सलाह भी देता है। चुनाव आयोग याचिका किसी दल को या किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो चुनाव आयोग के सामने याचिका लगा सकता है। इस प्रकार उसकी शक्तियां क्या हो गई, अर्ध न्यायिक शक्तियां। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दल की मान्यता किस आधार पर तय करता है? नंबर 1, दल की स्थापना वर्ष के आधार पर, चुनावी प्रदर्शन और वोट प्रतिशत के आधार पर, दल के संविधान के प्रति आस्था के आधार पर, दल के सदस्यों की संख्या के आधार पर। मैं आपको बता देता हूं कि चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर ही चुनाव आयोग उसे राष्ट्रीय दल और राज्य दल का निर्धारण करता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल को मान्यता देने और राज्य दल को मान्यता देने के लिए नियम बनाया है। उस नियम के आधार पर चुनावी प्रदर्शन और वोट प्रतिशत के आधार पर ही कोई दल राज्य दल बन सकता है और राष्ट्रीय दल बन सकता है। चुनाव आयोग स्वतंत्रता किसके समान है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, क्योंकि उसे हटाने की प्रोसेस किसके समान है? सीजीआई के समान। वेतन भत्ते सीजीआई के समान, तो उसकी स्वतंत्रता किसके समान है? सीजीआई के समान। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का जज या मुख्य न्यायाधीश के समान क्या उसकी स्वतंत्रता निर्धारित की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन किसके समान है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर आएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान की इसका वेतन भत्ते हैं। अब हमें